नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर पंजाब से आई। पंजाब पुलिस को पता चला कि 11 दिन से फरार अमृतपाल अब पंजाब में ही छिपा हुआ है। लेकिन जब पंजाब पुलिस के हजारों जवान देश के दुश्मन अमृतपाल को पकड़ने के लिए गांव-गांव, गली-गली की खाक छान रहे थे, उसी वक्त एक परेशान करने वाली खबर आई। अमृतपाल सिंह ने अपना वीडियो जारी करके पूरे सिस्टम को चैलेंज किया। अब तक अमृतपाल सिंह को दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक तलाशने वाली पंजाब की पुलिस को आज पता चला कि अमृतपाल सिंह तो पंजाब में ही कहीं छुपा हुआ है। दावा तो यह भी किया गया कि होशियारपुर में पुलिस ने अमृतपाल सिंह की गाड़ी का 37 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन उसने गाड़ी एक गांव में घुसा दी और जब पुलिस पीछा करते हुए वहां पहुंची तो पुलिस को सिर्फ गाड़ी मिली। अमृतपाल सिंह चकमा देकर भाग गया। फिर पता लगा कि अमृतपाल सिंह किसी गुरुद्वारे में जाकर सरेंडर का ऐलान करने की फिराक में है, तो पुलिस ने गुरुद्वारों में सिक्योरिटी बढ़ा दी। जालंधर, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर जैसे तमाम जिलों में हजारों पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। कई इलाकों में घर घर जाकर तलाशी ली गई, लेकिन अमृतपाल सिंह हाथ नहीं आया। लेकिन शाम 5 बजे अमृतपाल सिंह ने एक वीडियो जारी करके अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। उसने एक बार फिर बहादुर सिख कौम की आड़ लेने की कोशिश की। उसने एक बार फिर सिख भाइयों को भड़काने का प्रयास किया। अब पुलिस अमृतपाल सिंह के वीडियो की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश करे कि वीडियो कब शूट हुआ, कहां शूट हुआ और कहां इसे अपलोड किया गया। अब तक की जांच में यह पता लगा कि अमृतपाल का वीडियो कनाडा, ब्रिटेन और दुबई के 3 आईपी एड्रेसेस के जरिए सर्कुलेट किया गया। पंजाब पुलिस का दावा है कि उसे अमृतपाल की लोकेशन का अंदाजा मिल गया है और जल्दी ही वो कानून की गिरफ्त में होगा। लेकिन सवाल है कि पंजाब पुलिस के दावे पर अब कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि इसी तरह के दावे पंजाब पुलिस पिछले 11 दिन से लगातार कर रही है। सवाल यह है, क्या अमृतपाल सिंह इतना चालाक है कि अकेले अपने दम पर पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है, या फिर उसके पीछे बड़ी अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं, या फिर सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे सपोर्ट दे रहे हैं। ये सारी बातें आपको बताऊं, इससे पहले आपको दिखा देता हूं कि अमृतपाल की खोज में कैसे पंजाब पुलिस खेतों में, गांव में और गुरुद्वारों में घूम रही है और अमृतपाल सिंह वीडियो जारी करके पुलिस को चढ़ा रहा है। ये तस्वीरें होशियारपुर के पंडोरी बीबी गांव की हैं। हजारों पुलिस वाले गांव में घर घर की तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि शक था अमृतपाल सिंह इसी गांव में छुपा हो सकता है। असल में सुबह यह खबर मिली थी कि अमृतपाल सिंह जालंधर के पास कपूरथला में देखा गया। खबर मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके की छानबीन की तो पुलिस को गुरुद्वारे में एक स्कॉर्पियो गाड़ी लावारिस हालत में मिली। स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर उत्तराखंड का था। कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि अमृतपाल सिंह इसी गाड़ी में सवार था और इसी गाड़ी को यहीं छोड़कर इनोवा में बैठकर यहां से भाग गया। पुलिस से यह जानकारी आसपास के थानों से शेयर की। दावा किया जा रहा है कि फगवाड़ा पुलिस ने एक पंजाब के नंबर की इनोवा गाड़ी को ट्रेस किया। इसमें 2 लोग सवार थे। पुलिस ने इस गाड़ी का 37 किलोमीटर तक पीछा किया। चूंकि पुलिस पीछे थी, इस गाड़ी ने अचानक होशियारपुर के पंडोरी बीबा गांव की तरफ टर्न ले लिया। कच्चे रास्ते पर गाड़ी भागी, पुलिस पीछे लगी रही। एक डेड एंड पर आगे जाने का रास्ता नहीं था, तो गाड़ी में सवार लोग उतरकर खेतों में भाग गए। जानकारी यह मिली है कि पुलिस को यह गाड़ी स्टार्ट हालत में मिली। इससे पुलिस का शक और बढ़ा। तुरंत बड़े अफसरों को खबर दी गई। आसपास के जिलों से फोर्स मंगवाई गई। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी पहुंच गई। पूरे गांव को पुलिस ने घेर लिया। हर रास्ते को सील कर दिया। पुलिस ने खेतों में घुसकर भी देखा, हर घर की तलाशी ली। पंजाब पुलिस के जवान दिन भर मेहनत करते रहे, लेकिन कोई नतीजा हाथ नहीं लगा, क्योंकि अगर अमृतपाल सिंह इस गाड़ी में सवार था तो पुलिस को चकमा देकर भाग चुका था। पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह तो नहीं मिला, सिर्फ एक गाड़ी मिली और दावा यह किया जा रहा है कि अमृतपाल इसी गाड़ी में बैठकर कल शाम कपूरथला पहुंचा था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह उसी मॉडिफाइड स्कॉर्पियो की है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के रजिस्ट्रेशन नंबर की इसी स्कॉर्पियो कार में अमृतपाल सिंह और उसका साथी
पप्पलप्रीत सिंह पंजाब आए और इसके बाद उन्होंने इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ दिया। कपूरथला में जिस शख्स ने इन दोनों को शरण दी, उसने यहां पर अमृतपाल और पप्पलप्रीत को सफेद इनोवा कार मुहैया करवाई। इनोवा गाड़ी को लेकर ये लोग मदरिया कला गांव में छोड़कर भागे। गांव वालों का कहना है कि कल रात 7:30 बजे के आसपास गाड़ी गांव में आई थी। पुलिस पीछे थी। गाड़ी में सवार लोग दीवार फांदकर भाग गए, लेकिन उनमें कोई अमृतपाल था या नहीं, यह कहना मुश्किल है। शाम का टाइम था 7:30 का। इधर इनोवा गाड़ी में पुलिस पीछे लगे हुए थे। इधर गाड़ी आई, 2 आदमी इधर उतरे गाड़ी में से, एक इधर को भाग गया, एक इधर को भाग गया। नहीं तो पुलिस ने गाड़ी ट्रेस कर ली। सारी रात सर्च ऑपरेशन चला, अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है सर। तो क्या बोल रहे कि अमृतपाल ही है? नहीं सर, जो हमारे इधर क्रांति सिंह है ना, उन्होंने जब ही देखा उनको इन्होंने पूछा था उनकी हाइट कितनी थी ना, जो सरदार था, इन्होंने बताया इतनी ज़्यादा हाइट नहीं थी। अमृतपाल का ऐसा बताते हैं भाई हाइट ज़्यादा है ना। हाँ, इसी बात फिर अंदाजा लगा रहे हैं भाई वो अमृतपाल नहीं था। ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ, 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਧ ਜੰਪ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਆ। अच्छा, हाँ जी, बस इतना। तो कौन सी गाड़ी थी? इनोवा। हाँ जी, सिल्वर वाइट सी। सिल्वर वाइट। और क्या कुछ नंबर PB10 था, बाकी हमने किया तो पुलिस ने जल्दी ट्रेस कर ली थी गाड़ी। हाँ जी। कुल मिलाकर पुलिस के हाथ सिर्फ गाड़ियां लगी है। बड़ा सवाल यह कि जब पूरी पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को पकड़ने में लगी है, तो अमृतपाल वापस पंजाब क्यों आया? उसे तो पंजाब में ज्यादा खतरा है। जवाब यह मिला कि अमृतपाल समझ गया कि ज्यादा वक्त तक छुपना मुश्किल है, इसलिए वो सरेंडर करना चाहता है और हो सकता है वो किसी गुरुद्वारे में जाए, वहीं पर पुलिस को बुलाकर आत्मसमर्पण करे। इससे उसे कौम की हमदर्दी मिलने की उम्मीद हो सकती है। आज यह खबर तेजी से फैली कि अमृतपाल गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है। थोड़ी देर बाद यह खबर आई कि वो खुद को सिख कौम का सिपाही साबित करने के लिए, सिख भाइयों की हमदर्दी हासिल करने के लिए अमृतसर में अकाल तख्त के सामने जाकर हाजिर हो सकता है और वहीं पर सरेंडर करेगा। जैसी ही चर्चा शुरू हुई, पुलिस ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल की सुरक्षा बढ़ा दी। सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और स्वर्ण मंदिर के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला और आसपास के पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। पुलिस नहीं चाहती थी किसी भी सूरत में अमृतपाल सिंह अकाल तख्त तक पहुंचे और सरेंडर करे, क्योंकि इससे पंजाब पुलिस की बहुत ज्यादा किरकिरी होती। हालांकि औपचारिक तौर पर पंजाब पुलिस अभी भी यही कह रही है कि अमृतपाल सिंह को लेकर फिलहाल उसके पास कोई जानकारी नहीं है। अगर अमृतपाल सरेंडर करना चाहता है तो कानून के मुताबिक उसे इसकी इजाजत दी जाएगी। अमृतसर के कमिश्नर नौनियाल सिंह ने कहा कि स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा तो नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने की वजह से बढ़ाई गई है, इसका अमृतपाल सिंह से लेना देना नहीं है। नवरात्रे चल रहे हैं और इन दिनों में जो यहाँ श्रद्धालु हैं उनकी गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं तो क्योंकि ये पुराना शहर है, कंजेस्टेड इलाका है, इनके लिए प्रबंध करने पड़ते हैं, पुख्ता प्रबंध करने पड़ते हैं और ये उन प्रबंधों का जायजा ही है जो आपको दिख रहा है। सुनने में आया कि अमृतपाल यहाँ पे सरेंडर कर सकता है, उस पर आपको कोई इनपुट मिली है? इस पर इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है। हमने तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं। अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो वो उनका मन है, ना उनकी तरफ से ऐसी कोई मांग हमारे सामने पुटअप की गई है। लेकिन उनकी मांग के बिना ही मैं इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है, वही होगा। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर की मजबूरी समझी जा सकती है, क्योंकि सीधे सीधे तो कह नहीं सकते कि अमृतपाल के आने की खबर मिली है इसलिए ज्यादा पुलिस फोर्स लगाई है। अगर नवरात्र में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए स्वर्ण मंदिर की सिक्योरिटी बढ़ानी होती तो 8 दिन पहले बढ़ जाती। अब तो नवरात्र खत्म होने वाले हैं, आज अष्टमी है। हकीकत यही है कि अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने बंदोबस्त किया है और इसमें कुछ गलत नहीं है,
क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है जैसे भी हो जल्दी से जल्दी अमृतपाल को पकड़कर कानून के हवाले किया जाए। पुलिस इसी कोशिश में लगी है। इसीलिए अमृतसर जाने के सभी रूट्स पर हर जगह पुलिस की भारी तैनाती की गई है। बठिंडा के तलवंडी साबू इलाके में भी हाईवे पर पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। अमृतसर की तरफ जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। तलवंडी साबू के एसएसपी भी खुद सड़क पर उतरकर पूरे इंतजामात को देख रहे हैं। एक शख्स 11 दिन से पुलिस को चकमा दे रहा है, पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। इससे पंजाब पुलिस के साथ साथ पंजाब की सरकार की साख भी दांव पर लगी हुई है। इसीलिए भगवंत मान की सरकार ने आज पंजाब पुलिस के 9 अफसरों के तबादले किए। जिन अफसरों का ट्रांसफर किया गया उनमें ज्यादातर की तैनाती जालंधर में थी और 18 मार्च को अमृतपाल जालंधर से ही फरार हुआ था। जालंधर की डीसीपी हेडक्वार्टर वत्सला गुप्ता को डीसीपी हेडक्वार्टर और एसएसपी जालंधर देहात स्वर्णदीप सिंह को डीसीपी इन्वेस्टिगेशन बनाकर अमृतसर ट्रांसफर किया गया है, जबकि लुधियाना के ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर रावचरण सिंह बरार को जालंधर में ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर बनाकर भेजा गया है। पंजाब पुलिस पर सरकार का, पब्लिक का प्रेशर है, जबरदस्त प्रेशर है। पंजाब से लेकर नेपाल तक अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अमृतपाल और पंजाब पुलिस के बीच लुका छिपी का खेल चालू है। पहले पता लगा वो हरियाणा में एक महिला के घर में रुका, पुलिस वहां पहुंची, महिला को कस्टडी में लिया, लेकिन अमृतपाल नहीं मिला। इसके बाद पंजाब पुलिस उत्तराखंड की तरफ गई क्योंकि अमृतपाल के नेपाल भागने का शक था, लेकिन 2 दिन के बाद अमृतपाल की दिल्ली में मौजूदगी के सबूत मिले। एक सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल दिल्ली के मधुविहार इलाके में सड़क पर पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने सर्च की जो लक्ष्मीनगर के एक घर में जाकर खत्म हुई। पता लगा अमृतपाल 20 और 21 मार्च को अपने साथी पप्पलप्रीत के साथ इस घर में रुका था। इस घर से पुलिस ने एक लड़की को हिरासत में लिया। पूछताछ में लड़की ने बताया कि 20 मार्च को रात 8:30 बजे अमृतपाल और पप्पलप्रीत उसके घर आए थे, रात भर रुके और 21 मार्च को दोपहर में लंच करके निकल गए। पुलिस को इस लड़की ने बताया कि वो अमृतपाल को नहीं जानती थी, पप्पलप्रीत से उसका परिचय था। पप्पलप्रीत ही अमृतपाल को लेकर आया था। इस लड़की ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान उसकी पहचान पप्पलप्रीत से हुई थी और उसके बाद से वो लगातार उसके संपर्क में थी, लेकिन अब उसे नहीं मालूम कि अमृतपाल और पप्पलप्रीत कहां गए। अमृतपाल को लेकर 2-4 बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो उसे अंदाजा है कि वो अब ज्यादा देर पुलिस से बच नहीं पाएगा, इसीलिए उसने अपना वीडियो जारी किया है। दूसरी बात यह, जिस दिन पहली बार पुलिस उसे पकड़ने आई थी तो उसका वीडियो उस दिन जो सामने आया था उसमें पुलिस का खौफ अमृतपाल के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसका घबराकर यह कहना कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, दिखा रहा था कि वो अरेस्ट होने से कितना डरा हुआ था। अमृतपाल का आज का वीडियो इस इंप्रेशन को दूर करने के लिए भी है कि वो डरपोक है। इसीलिए वो कह रहा है कि वो अरेस्ट होने से नहीं डरता और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तीसरी बात यह कि अमृतपाल इतने दिनों तक इसलिए बचता रहा कि पंजाब के सिस्टम में उसका साथ देने वाले कई लोग मौजूद हैं। वो हुलिया बदलता रहा, गाड़ियां चेंज करता रहा, उसे शेल्टर मिलता रहा, इंफॉर्मेशन मिलती रही। यह बिना सिस्टम के सपोर्ट के संभव नहीं है। और चौथी बात यह कि अमृतपाल और उसका इस्तेमाल करने वाले इस बात से परेशान है कि पंजाब पुलिस के एक्शन के बाद पंजाब में कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ। इसीलिए अमृतपाल अपनी वीडियो में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर लोगों को उकसाने की कोशिश में लगा है। पर मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों ने यह सब बहुत बार देखा है। अब लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। इसीलिए अमृतपाल के इरादे नाकाम होंगे। प्रॉब्लम उन लोगों से है जो अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में अमृतपाल जैसे लोगों का नाम लेते हैं, धर्म की आड़ लेकर लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। अमृतपाल भी चाहता है कि वो किसी तरह खुद को सिख कौम का पैरोकार बना ले, किसी तरह यह साबित कर दे कि वो सिख कौम के लिए लड़ रहा है। इसीलिए आज उसने वीडियो जारी करके बार बार सिखों से साथ देने की अपील की, सिख जत्थेबंदियों से सपोर्ट करने की अपील की।
अमृतपाल का हौसला इससे बढ़ा क्योंकि अकाल तख्त ने कल एक बयान जारी करके कहा था कि अमृतपाल सिंह के चक्कर में जिन बेगुनाह सिख नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें भगवंत मान की सरकार तत्काल रिहा करे। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत ने गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि पंजाब पुलिस के आईजी पहले यह बात कह चुके हैं कि लोगों को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया है, जो बेगुनाह हैं उन्हें जल्दी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अकाल तख्त की तरफ से बयान आया तो सियासत शुरू हो गई। हालांकि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया। अकाल तख्त के जत्थेदार को इस तरह के मामलों में राजनीति न करने की सलाह दी। भगवंत मान ने लिखा कि श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार हमेशा बादल परिवार का पक्ष लेते रहे हैं। पंजाब का इतिहास है कि बादल परिवार ने अपने सियासी स्वार्थ के लिए अकाल तख्त के जत्थेदारों का इस्तेमाल किया। इसलिए बेहतर होगा कि युवाओं की रिहाई के लिए अल्टीमेटम देने के बजाय वो गायब हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों के लिए अल्टीमेटम जारी करते। भगवंत मान ने कहा कि अकाल तख्त के जत्थेदार को हंसते और बसते लोगों को नहीं भड़काना चाहिए। भगवंत मान ने हमला किया तो जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह की तरफ से फिर पलटवार हुआ। उन्होंने कहा कि मासूम युवाओं के अधिकारों के बारे में बोलना उनका हक है, उनका कर्तव्य है। राजनीति की बातें बाद में होती रहेंगी, पहले सबको मिलकर पंजाब को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और जो माएं अपने बेटों की रिहाई का इंतजार कर रही हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वैसे भगवंत मान ने जो कहा उस बात को अकाली दल के रुख ने साबित कर दिया। अकाली दल के प्रवक्ता ने कहा अकाल तख्त के जत्थेदार ने सही बात कही है। ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान की सरकार पंजाब में खून खराबा कराना चाहती है। मुख्यमंत्री साहब ने ट्वीट किया जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब के बारे में, वो बहुत ही निंदनीय है और श्री अकाल तख्त साहब की संस्था की भी और जत्थेदार साहब की पदवी की बहुत बड़ी तौहीन है। सिंह साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि जो निर्दोष नौजवान पकड़े जा रहे हैं उनको छुड़वाने के लिए सारे धार्मिक जितनी भी शख्सियतें थी उनकी मीटिंग की और उस मीटिंग को जो है उसने अपील की गवर्नमेंट को कि सबको छोड़ देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री साहब को तो चाहिए था कि इतनी बड़ी अथॉरिटी जब कहती है तो उसको सीरियसली लेते, इमीडिएटली उनको अश्योर करते कि जो भी इनोसेंट है उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो भाषा उन्होंने यूज की ये सिखों कभी भी परवाह नहीं करी। तो मैं यही चाहता हूं कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए कि ये इस महान संस्था का जो जबर जुल्म के खिलाफ, बेइंसाफी के खिलाफ हमें सेध देती है, वो संस्था का अपमान है। नहीं, अगर गवर्नमेंट नहीं छोड़ती है, अभी भी बहुत से लोग जेलों में हैं, तो सिंह साहब उसके ऊपर बैठ के जो भी राय बनाएंगे, जो भी आदेश सिखों को देंगे, सभी उसको मानेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की भी कोई अपनी ड्यूटी बनती है। गवर्नमेंट को भी ये हालात जो है इस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देने चाहिए। पंजाब में सभी लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाईचारा साथ चाहते हैं, लेकिन ये पहली गवर्नमेंट देखिए जो खुद खराब करना चाहती है। इस पूरे मामले में दो बातें क्लियर हैं। एक तो जो लोग ये फैला रहे थे कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस जानबूझकर उसकी गिरफ्तारी को पब्लिक नहीं कर रही है, अमृतपाल ने वीडियो जारी करके इस बात को गलत साबित कर दिया है। दूसरी बात, दिल्ली में जिस लड़की के घर में अमृतपाल रुका था उस लड़की के बयान से साफ है कि अमृतपाल के पीछे देश विरोधी वही अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो किसान आंदोलन को पर्दे के पीछे से हवा दे रही थी। जिन लोगों ने पहले पंजाब के किसानों को भड़काया, अब वही लोग अमृतपाल सिंह के जरिए पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तारीफ करूंगा। वो अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ एक्शन लेने से डरे नहीं। भगवंत मान ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक्शन लिया। जब अकाल तख्त के जत्थेदार ने अमृतपाल के साथियों को सपोर्ट देने की कोशिश की तो भगवंत मान ने जत्थेदार को करारा जवाब भी दिया। यह बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में यह इंप्रेशन क्रिएट किया गया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पर्दे के पीछे से खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है। यह भी कहा गया था कि कनाडा में बैठे मिलिटेंट से इस पार्टी के रिश्ते हैं, पर भगवंत मान ने इस इंप्रेशन को गलत साबित कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं को तो लगता था कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव इलाका है, भगवंत मान इसे संभाल नहीं पाएंगे।
लेकिन मैं कहूंगा कि भगवंत मान ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। चाहे उन्हें सरकार चलाने का अनुभव ना हो, लेकिन पहली बार देश के दुश्मन से लड़ने का मौका आया, चुनौती सामने आई तो वो पीछे नहीं हटे। मुझे यकीन है भगवंत मान आगे भी किसी प्रेशर में नहीं आएंगे और पंजाब के दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। पंजाब पुलिस तो अब तक अमृतपाल सिंह को नहीं खोज पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया डॉन अतीक अहमद को गुजरात से लाकर कोर्ट में पेश किया और उसे सजा होने के बाद सुरक्षित अहमदाबाद की साबरमती जेल में ट्रांसफर भी कर दिया। उमेश पाल किडनैपिंग केस में कल प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद कल शाम को ही अतीक को प्रयागराज से अहमदाबाद के लिए रवाना कर दिया गया था और आज शाम करीब 7:45 बजे अतीक अहमद साबरमती जेल पहुंच गया। अतीक को साबरमती की जेल में रखने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसलिए उमेश पाल किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा होने के बाद यूपी सरकार ने उसे अपने यहां रखने की अपील नहीं की और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक साबरमती जेल भेज दिया। अतीक अहमद को तो उमेश पाल किडनैपिंग केस में उम्र कैद, हालांकि अशरफ को भी पेशी के लिए बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था, लेकिन अदालत का फैसला आने के बाद अशरफ को भी बरेली जेल में वापस शिफ्ट कर दिया गया। पहले दोनों भाइयों ने अपने एनकाउंटर का डर बताकर प्रयागराज की जेल में शिफ्ट करने का विरोध किया था। इसके बाद भी खौफ खत्म नहीं हुआ। अशरफ वापस बरेली जेल पहुंचा तो उसने कहा, अभी बच गया हूं, लेकिन अगले 2 हफ्ते में मारा जाऊंगा, क्योंकि पुलिस के एक बड़े अफसर ने धमकी दी है कि 2 हफ्ते के भीतर तुम्हें जेल से निकालेंगे और निपटा देंगे। हालांकि अशरफ ने धमकी देने वाले पुलिस अफसर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाने लगा। मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का? नहीं, पूरी बात नहीं बता सकता मैं। अच्छा, आप बहुत सम्मानित पद पे हैं। उमेश पाल की भी हत्या का जो आरोप है? नहीं, ये साजिश है। हाँ, ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। हाँ, वो अच्छी तरह मेरी पीड़े को समझते हैं। उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो खुद कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो मैं माफिया दिख रहा हूँ आपको? मैं 3 साल से जेल में हूँ, मैं 100 माफिया से हूँ? ज्यादा मुकदमे आपके भाई के ऊपर हैं, आपके ऊपर है, वो आपके भतीजे के ऊपर। 5 बार के विधायक हैं और सांसद भी हैं। मैं भी 1 बार का विधायक रह चुका हूँ। हाँ, मैं माफिया लग रहा हूँ आपको? पूरा परिवार फरार है। वो पिछले कई सालों से जेल में है, मैं 3 सालों से जेल में हूँ। मैं कैसे साजिश रच सकता हूँ? शाइस्ता परवीन फरार है, असद फरार है। वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी। हाँ। वो प्रचार में लगी हुई थी। हाँ। इसलिए उनको फंसा दिया गया। 11 फरवरी को कौन लोग आपसे मिलने आए थे यहाँ पर? मेरे पास मेरे अधिवक्ता मिलने आते हैं तो LIU बैठ के मुलाकात कराती है। कौन आएगा मुझसे मिलने? 50 कैमरे लगे हुए हैं। 9 लोग मिलने के लिए आए थे और उनका कोई नहीं आया था। शामिल है। 50 कैमरे लगे हुए हैं। LIU के सामने मेरी मुलाकात कराई जाती है। अधिवक्ता तक के सामने बैठा के LIU के सामने मुलाकात कराई जाती है। उस अधिकारी साजिश रचूंगा। अधिकारी का नाम बता दीजिए। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। कानून का डर कैसा होता है, बड़े बड़े अपराधी कानून से कैसे कांपते हैं, ये आजकल यूपी में दिखाई दे रहा है। लेकिन दुख तब होता है जब रंगदारी वसूलने वाले, मर्डर कराने वाले, गैंग चलाने वाले, जमीनों पर नाजायज कब्जा करने वाले ये कहते हैं कि वो माफिया नहीं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। अशरफ के शब्द हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर काला दाग है, राजनीतिक बिरादरी को गाली है। ये उन राजनीतिक दलों की गलतियों का नतीजा है जो वोट के चक्कर में, सत्ता के लालच में, अपराधियों का साथ लेने में और अपराधियों का साथ देने में गुरेज नहीं करते। कम से कम अब तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपराधी, गुंडों और माफिया से तौबा करनी चाहिए। अब सियासत की खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को काउंटिंग होगी।
हालांकि राजनीतिक दलों ने तो चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। कांग्रेस तो 224 में से 124 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल अब तक 7 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा की रैलियां लगातार हो रही हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत से सामने सामने है, क्योंकि बीजेपी के सामने साउथ का यह किला बचाने की चुनौती है और कांग्रेस अपने पुराने गढ़ को वापस पाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कर्नाटक में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, इसलिए मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि जीत के दावे तो सब कर रहे हैं, लेकिन अपने पत्ते कोई नहीं खोलना चाहता। आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला नतीजे आने के बाद किया जाएगा, क्योंकि अभी से किसी का नाम का ऐलान हुआ तो चुनाव लड़ने के बजाय नेता आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, सारा खेल खराब हो जाएगा। ये इलेक्शन के बाद तय होगा और इलेक्शन के बाद जो कुछ एमएलए जाएंगे उनकी राय लिए जाएंगे। हाईकमांड फिर अपनी रणनीति तय करके किसको बनाना क्या बनाना करेगा। ऐसा कोई पहले ही डिक्लेयर नहीं करते ये चीफ मिनिस्टर वो चीफ मिनिस्टर, फिर लड़ते रहते हैं। इसीलिए हमने ये तय किया कि चुन के आने के बाद एमएलए की राय और हाईकमांड की राय, ये दोनों देखने के बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये डिक्लेयर करेंगे। सर, आपका होम स्टेट है, कोई लक्ष्य रखा है सीटों का कि कितनी सीटें आप जीतेंगे? देखो मेरा होम स्टेट है, लेकिन मैं अब ज्यादातर मेरे को टाइम यहीं बिताने की वजह से मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर बोल सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैं खड़गे की तारीफ करूंगा, वो सही बात कहते हैं और साफ साफ कहते हैं, छुपाने की कोशिश नहीं करते। सियासत में इतनी साफ कोई कम लोगों में होती है। के लिए कर्नाटक का इलेक्शन इज्जत का सवाल है, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसलिए खड़गे कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। लोग मुंबई की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी डरी हुई है। Congress is well prepared for it. We have already cleared 124 names, and still almost 50% we have just discussed in length. Government to be dismissed. The earlier the dismissal of this government, the better for the state and the country. Corruption is on the peak, and Modi encouraged. कांग्रेस ने भले मुख्यमंत्री पद के लिए अपने किसी नेता के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हालांकि इस बार इलेक्शन की रणनीति पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के हाथ में है। वही खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनका बेटा जरूर मैदान में होगा। आज चुनाव काम किए हैं, उन्हें अपने काम के दम पर जनता से सपोर्ट की उम्मीद है और इस बात का विश्वास है कि जनता उन्हें फिर से सत्ता में लाएगी। BJP is ever ready party with a strong and we have done a lot of abhiyans where the response of the people was tremendous, and both central government and state government to the farmers, workers, women, youths and SC, ST and OBCs. With the Ashirwad of the people, we will have a welfare state, good governance government in Karnataka. पिछले साल जब बीजेपी ने पहला येदियुरप्पा को किनारे कर दिया था और पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी बसवराज बोम्मई को सौंप दी थी। इसके लिए हिजाब को एक बड़ा इशू बनाया गया था, लेकिन आज जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तब तक अब बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर तो हैं,
पार्टी का चेहरा तो है, लेकिन कर्नाटक में गई है। ये जो यूरोपा अपनी पारी खेल चुके हैं, वो अपने बेटे को कर्नाटक की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। की बात पीछे रह गई है, इसकी जगह आरक्षण के मुद्दे ने ले ली है। मुसलमानों का 4% आरक्षण वापस लेकर कांग्रेस की मुश्किल हमेशा से वही है, उनकी पार्टी में नेता ज्यादा हैं, कार्यकर्ता कम है। चीफ मिनिस्टर बनने कांग्रेस पहले से इस बात का ऐलान नहीं करेगी कि उसका चेहरा कौन होगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उन्होंने आपस में लड़ना भी से शुरू कर दिया है। पता यह लगा कि राहुल गांधी भी में ही 2019 के लोकसभा इलेक्शन की रैली में राहुल ने मोदी जाति को गाली दी थी, जिसके कारण उन्हें कोर्ट ने सजा दी और उनकी लोकसभा की मेंबरशिप चली गई। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आज भी कांग्रेस के नेताओं और भूपेश बघेल से लेकर सलमान खुर्शीद, गौरव वल्लभ और पवन खेड़ा सबने अलग अलग शहरों में बीजेपी को कोसा। कांग्रेस के हर नेता की लाइन एक ही थी, राहुल गांधी के से डरते हैं, इसलिए मोदी राहुल की आवाज बंद करना चाहते हैं। बुलेट ट्रेन की तरह ये केस हियरिंग्स होने लग जाती और सजा 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी को कहते हैं साहब ये घर से अब आप बाहर चले जाइए। के कुछ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, न वो सांसद हैं न विधायक हैं, लेकिन घर मिले हुए। राहुल गांधी को घर नहीं दिया जाएगा। क्यों? आपके दोस्त के बारे में सवाल पूछ लिए। वैसे हम गौतम भाई को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों इतना काम लेते हो प्रधानमंत्री जी से, थोड़ा आराम करने दो। 18 घंटे आप गौतम भाई के लिए काम करते हैं, हमारा यह आरोप है आप पर। फिर कहा साहब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी पिछड़े हैं, ये पिछड़े नहीं हैं, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस के नेताओं को करारा जवाब मिला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल की मेंबरशिप उनके अहंकार की वजह से गई। राहुल गांधी खुद को कानून और संविधान से ऊपर मानते हैं, इसीलिए पिछड़े वर्ग को गाली देने के बाद भी राहुल ने माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए। ओबीसी समाज का जो अपमान किया, उस अपमान को अगर एक फैसला किया तो आज मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं कि वो कोर्ट ही गलत है। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति है। देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अश्विनी वैष्णव के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों को सम्मान देती है, वो खुद इसका सबूत है। पिछड़े वर्ग के होने के कारण कांग्रेस ने उन्हें 3 बार जोड़ो यात्रा को जबरदस्त सपोर्ट मिला। उसके बाद से ही राहुल के खिलाफ बीजेपी ने साजिश शुरू कर दी। गहलोत ने कहा कि कोर्ट का फैसला होम मिनिस्ट्री के इशारे पर आया है। बीजेपी ने कोर्ट कचहरी, चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां सब पर कब्जा कर लिया है। मेरी कम्युनिटी एक एमएलए, वो मैं खुद ही हूं, और तो मुख्यमंत्री 3 बार हूं। अब इससे बड़ा प्रूफ कांग्रेस के बारे क्या होगा?
मेरे पे विश्वास किया आज 98 के अंदर, विश्वास आज भी कायम है। तो आज ओबीसी को गर्व तो इस बात पे होता है कि हमारा मुख्यमंत्री की जाति जो है उसमें एक होम मिनिस्ट्री से जो मुकदमे देश भर में चल रहे हैं विपक्ष पार्टियों के खिलाफ में, खाली मुकदमे दर्ज करने के आदेश नहीं होते हैं, साथ में मॉनिटरिंग भी होती है। वहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम है वहाँ पर, और नीचे जब मॉनिटरिंग होगी, पुलिस कमिश्नर हो, डीजी हो, कलेक्टर हो या जो भी हो, उसको आगे ये आज इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सब जगह हालात ये है। ये मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। ओबीसी का मुद्दा बना रहे, मुझे तो बड़ी आश्चर्य है, मैं खुद ओबीसी का आदमी हूँ। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस देश की समस्या है और राहुल गांधी कांग्रेस की समस्या है। उन्होंने कहा कि शिवराज ने कहा कि अगर पिछड़े वर्ग से कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता है। ये अहंकार में डूबे हुए राहुल गांधी अलग अलग जातियों का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग उन्हें चुनौती नहीं दे सकता, तो कुछ भी बोल दो। अभी तो केवल सांसद ही गई है और बंगला गया है। कांग्रेस ने अगर पिछड़ों से टकराने की कोशिश की तो एक दिन कांग्रेस समस्या है, और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए। इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। गांधी नेहरू परिवार के गुलाम नेता उनको जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए। पिछड़े वर्ग के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमले और तेज करेगी। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बारे में रणनीति तैयार करने के लिए पिछड़े वर्ग के बीजेपी सांसदों के साथ एक मीटिंग की। अब ये सारे सांसद देश के अलग अलग इलाकों में जाकर पिछड़े वर्ग को बताएंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह ओबीसी समाज को गाली दी। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन को लेकर कांग्रेस पूरे विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रही है और काफी हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस मुद्दे पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। विपक्ष की एकता के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार ने अलग लाइन ली। नीतीश ने कहा वो तो कांग्रेस के नेताओं से मिल चुके हैं, अब तो उनके फैसले का इंतजार है। नीतीश ने कहा कि ज्यादातर रीजनल पार्टीज तो 2024 में बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब फैसला कांग्रेस को करना है कि वो रीजनल पार्टी के साथ आने को तैयार है या नहीं। कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज है। इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं उनके। सब लोगों को तो कह दिए
कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिलकर के करना है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। इस मुद्दे पर आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी बोली। महबूबा ने भी कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए जब सारी ऑपोजिशन पार्टियां साथ आने की कोशिश कर रही हैं तो कांग्रेस को भी इस मुहिम में सपोर्ट करना चाहिए। महबूबा ने कहा कि कांग्रेस रीजनल पार्टीज को सम्मान दे, उन्हें सही स्पेस दे, तभी बात बनेगी। इस वक्त जो भी पिलर्स है डेमोक्रेसी के, दे आर ऑल शेकन। उनको सबको सब्जुगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमने देखा कि इजराइल में हो, फ्रांस में हो, कैसे वहां जब लोगों को लगा कि जमहूरियत को कमज़ोर किया जा रहा है, पार्लियामेंट को जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जुडिशरी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ लोगों ने एक साथ जोड़ के सड़कों पे आ गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ जो अपोजिशन पार्टीज़ ने एक इनिशिएटिव ले लिया है टू कम टुगेदर and defend the soul of this country, which is a democracy and which is the constitution of this country. So we hope they move forward on the same lines, and Congress as an elder brother gives them enough space to exist along with them side by side. जितनी भी रीजनल फोर्सेस हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, महबूबा मुफ्ती हो, सब चाहते हैं उनके अपने अपने रीजन में उनकी ताकत को कांग्रेस स्वीकार करे, उन्हें इस बात के लिए सम्मान दे। कांग्रेस ये माने कि वो इन राज्यों में कमजोर है। ये लीडर्स चाहते हैं कि कांग्रेस वहां फोकस करे जहां उसकी थोड़ी बहुत ताकत बची है, जहां वो बीजेपी से डायरेक्ट फाइट में है। पर कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी हैं, न वो रीजनल फोर्सेस की बात करते हैं, न रीजनल इश्यूज की। वो तो पिछले 9 साल से सिर्फ अंबानी और अडानी की बात करते रहे हैं और आज भी उनका फोकस इन्हीं पर है। राहुल गांधी तो किसी भी तरह मोदी की इमेज को डैमेज करने में लगे हैं। उन्हें लगता है इसी से काम बनेगा, लेकिन मोदी हर बार बाजी पलट देते हैं। मोदी ने विपक्षी एकता को एक्शन से घबराए भ्रष्टाचारियों का जमघट बता दिया है और इस पर विरोधी दल डिफेंसिव पर है। दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को पिछड़ों को गाली बताकर एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगा दी है। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को डरपोक बता दिया। बीजेपी ने इसे भी महाराष्ट्र में बड़ा इशू बनाया। इससे महाराष्ट्र की ऑपोजिशन पार्टीज में भी दरार पड़ गई है। अब बीजेपी उद्धव ठाकरे से पूछ रही है, क्या वो सावरकर को गाली देने वाले राहुल गांधी के साथ खड़े हैं? राहुल गांधी के बयान के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राहुल गांधी बार बार सावरकर का अपमान करते हैं, लेकिन अब वीर सावरकर का अपमान महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस की हकीकत जानते हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की असलियत भी जनता के सामने आएगी। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान बार बार राहुल गांधी जी करते हैं, उनके बगल बच्चे करते हैं। नाना पटोले जी ने भी परसों राहुल गांधी का समर्थन किया। हम 3 साल से ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र में उन्होंने अपमान किया। अब अपमान हम सहन नहीं करेंगे। हमने ठहराया है कि देवेंद्र जी और एकनाथ जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 288 विधानसभाओं में। उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि वीर सावरकर का मुद्दा उन्हें भारी पड़ सकता है, इसलिए वो राहुल गांधी को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भविष्य में वीर सावरकर के बारे में उल्टा सीधा न बोले। इसी मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में संजय राउत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। संजय राउत ने इसके बाद ट्वीट भी किया कि राहुल और सोनिया से बात हो गई है, सब ठीक ठाक है। इसका असर भी दिखाई दिया जब मुंबई में पवन खेड़ा से वीर सावरकर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सबके अपने अपने विचार हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बात को बार बार दोहराया जाए। तो आप दरार कह रही हैं, ये गलत है।
कोई दरार नहीं। स्वस्थ लोकतंत्र में, स्वस्थ उदारवाद विचारधारा में संवाद और चर्चा होते रहनी चाहिए। हो सकता है मैं आपसे असहमत हूं, आप मुझसे असहमत हैं, संवाद नहीं बंद होना चाहिए। मैं अपने विचार रखूंगा, आप अपने विचार रखेंगी, ये विचार का संगम चलता रहे, तभी ये नदी बहती रहेगी और तभी इस नदी में पवित्रता रहेगी, सफाई रहेगी। तो इसको आप दरार कह रही हैं, ये दरार नहीं है, न ये तकरार है, ये संवाद है। और संवाद खुले दिल से, खुले मन से, खुले दिमाग से आप सबके सामने हो रहा है। इसमें और कुछ मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है किसी और चीज को देखने समझने की। पता यह लगा है कि इस मामले में शरद पवार ने पहल की। उन्होंने सोनिया गांधी की मौजूदगी में राहुल को समझाया, बताया कि महाराष्ट्र में वीर सावरकर का कितना सम्मान है। उनके बयानों से उद्धव ठाकरे को मुश्किल हो सकती है, महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ सकती है, इसलिए अब राहुल गांधी सावरकर के बारे में न बोले तो बेहतर होगा। लेकिन राहुल गांधी का जो रिकॉर्ड है उसे देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि वो सावरकर पर अपने बयान से पलटेंगे। हमने पहले भी देखा है कि जब राहुल गांधी अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ सकते हैं तो किसी के कहने पर या किसी और के समझाने पर सावरकर पर अपनी लाइन बदल देंगे, ये मुश्किल लगता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में अपने मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई है। ममता बनर्जी का इल्जाम है कि मोदी सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है, बंगाल को उसके हिस्से का पैसा नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण मनरेगा के तहत मजदूरी नहीं मिल पा रही, इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर नहीं बन पा रहे। ममता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उन्हें हर तरह से परेशान करने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसियों का मिसयूज करके विरोधी दलों के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी मंच पर एक वॉशिंग मशीन लेकर आई थी जिस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा था। ममता बनर्जी ने इसमें एक ब्लैक कपड़ा डाला और थोड़ी देर बाद सफेद कपड़ा बाहर निकाला। ममता ने कहा, इसी तरह बीजेपी में जाने पर सारे भ्रष्टाचारियों का दाग धुल जाते हैं। ममता ने कहा कि देश को बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए सारे विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। एक साथ में लड़ना है और बीजेपी को इधर से हटाना है, देश से हटाना है, कुर्सी से हटाना है, चेयर से हटाना है और अपोजिशन पार्टी को इकट्ठा होकर लड़ना है, कामयाबी का साथ लड़ना है, साल का साथ लड़ना है और बीजेपी को कुर्सी से हटाना है। एक देश का सबसे बड़ा अहंकारी, हिंदी में किसको गद्दार कहते हैं, मैं गद्दारी जानता भूत लैंग्वेज, इसीलिए हम देश का दुश्मन नहीं कहेंगे, ऐसा पूरा बड़ा दीवार तो हिंदी नहीं जानते। देश का दुशासन है, ऐसे है ना, बढ़िया है ना, देश का दुशासन को हटाइए और हिंदुस्तान को बचाइए। जिस वक्त कोलकाता में ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी, उसी वक्त उनसे 1 किलोमीटर दूर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली चल रही थी। अभिषेक बनर्जी की रैली में तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। अभिषेक बनर्जी के निशाने पर मोदी सरकार और बीजेपी थी। अभिषेक ने कहा, जिन लोगों को टीएमसी ने टिकट नहीं दिया उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया। बीजेपी ने सारे भ्रष्टाचारियों को मिलाकर बंगाल में अपना कुनबा खड़ा कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भले ही कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस के डिफरेंसेस हैं, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप छीनी गई है उसका तृणमूल कांग्रेस विरोध करती है। ममता के धरने और अभिषेक बनर्जी की रैली के खिलाफ आज बीजेपी ने भी कोलकाता में धरना दिया। कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में हुए इस धरने में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष, राहुल सिन्हा और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ
बंगाल से बीजेपी के सांसद और विधायक भी शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार से भेजा गया पैसा ममता की पार्टी के नेताओं के जेब में चला गया। केंद्र सरकार ममता से हिसाब मांग रही है, ममता के पास जवाब नहीं है, इसलिए अब वो केंद्र सरकार को बदनाम कर रही है। ममता बनर्जी एक झूठी है। वो केंद्र सरकार का पैसा जो है तृणमूल का सरकार हड़प लिया है, चोरी किया है, लूटा है, पब्लिक का पैसा लूटा है। और जो पैसा गरीबों के लिए भेजा गया था वो पैसा लूटा गया है। हिसाब दीजिए ना, हिसाब नहीं दे रहे, पैसा मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और भी तो नॉन बीजेपी स्टेट है, किसी का तो प्रॉब्लम नहीं है। आप चोरी करेंगे करोड़ों का पब्लिक का मनी, पब्लिक का पैसा, और फिर आप आम जनता को आप कंफ्यूज करने का कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहे, नहीं देगी। आप हिसाब नहीं देंगे, हम लोग पैसा देना बंद कर देंगे। कहाँ यूथ, कौन सा यूथ? आज पश्चिम बंगाल का यूथ जो है वो बाहर चला गया है। यहाँ का यूथ आज पश्चिम बंगाल में नहीं है, क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है। यहाँ क्या बोलता है, लिक्कर बेचा जाता है। लिक्कर 25 रुपया का लिक्कर खाओ और बम बनाओ। यहाँ कोई यूथ नहीं है। और जो टीएमसी आज डीए का जो आंदोलन करी है, जो डीए मांग रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, उन लोग का सैलरी कट किया है, सर्विस रूल ब्रेक किया है, और आज वो लोग ही जाकर धरना में बैठे हैं। ममता जानती है कि अब बंगाल में लेफ्ट पार्टीज का कोई असर नहीं है। कांग्रेस को उन्होंने लगभग समाप्त कर दिया है। अब तृणमूल कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी है। इसलिए ममता अपनी रैलियों में न कांग्रेस की बात करती है न लेफ्ट की, उनके निशाने पर बीजेपी होती है। अब एक अच्छी खबर आपको बता दूं, यह खबर मध्य प्रदेश से आई है। 71 साल के बाद भारत में पहली बार चीतों का जन्म हुआ है। कुनो पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों में से सियाया नाम की एक फीमेल चीता ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। 20 दिन पहले ही कुनो नेशनल पार्क के मैनेजमेंट ने जानकारी दी थी कि नामीबिया से लाई गई एक मादा चीता प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो अपने बाड़े से बाहर नहीं निकल रही थी। इस प्रेग्नेंट चीता पर भारत के कंजर्वेटर के साथ साथ नामीबिया से आए चीता एक्सपर्ट भी नजर रख रहे थे। आज जब 5 दिन के बाद मादा चीता अपने डेन से बाहर आई तो कंजर्वेटर्स ने वहां जाकर देखा, गुफा में 4 शावक थे। हमारे देश में चीता आखिरी बार 1947 में देखे गए थे। 1952 में सरकार ने औपचारिक तौर पर चीते को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था। पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाकर चीतों को छोड़ा था। कल ही नामीबिया से लाई गई एक फीमेल चीता साशा की मौत हो गई थी, लेकिन आज 4 कप्स के जन्म ने उस दुख को कम कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।